न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आम जिंदगी के अंदर हम देखते हैं कि जब चीज़ को हरकत दी जाती है तो वो खुद ही रुक जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि जब एक प्लेयर फुटबॉल को किक लगाता है तो वो कुछ फासला तय करने के बाद खुद ब खुद ही रुक जाता है, कुदरती तौर पे रुक जाता है, नेचुरली रुक जाता है। इसी से ही फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ को बयान किया जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। जब खिलाड़ी फुटबॉल को किक लगाता है तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है क्योंकि उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन हो रही होती है। जिस नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। दोनों में हमारा पहला जो लॉ है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसके अंदर बहुत एक हिस्टोरिकल बात जो है बयान की जा रही है, जिसको अरिस्टोटल फालसी के नाम से लिखा गया यहाँ पर। यानी अरिस्टोटल फालसी थी क्या, यानी अरिस्टोटल जो था उसने ऑब्जर्वेशन के दौरान जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो कौन सी गलती की थी, उसको अरिस्टोटल फालसी का नाम दिया जाता है। क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस जो है इसका नॉलेज जो है ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करता है। तो उसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो अरिस्टोटल की थी, जिसके अंदर गलती क्या थी, अरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, यानी इसका जो लॉ ऑफ मोशन था उसको हम यूँ बयान करते हैं, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। यानी अरिस्टोटल के मुताबिक किसी ऑब्जेक्ट को हरकत में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। इसी को कहा जाता है अरिस्टोटल फैलेसी जिसको कहते हैं। यानी अरिस्टोटल ने क्या गलती की थी। इट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बाई गलीली एंड आइजक न्यूटन। और ये बात जो ऊपर बयान की गई कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, इसको किसने गलत साबित किया, गलीली ने और आइजक न्यूटन ने। तो उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी जा रही है जिसके साथ इसको एक्सप्लेन किया है। गलीलियोज ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये आपके सामने दो यानी इंक्लाइंड प्लेन दिखाई गई हैं। इसके अंदर ये हमने कोई यहाँ पर रुकावट लगाई है यानी किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए, और ये हमारे पास कोई बाल है जिसको हम यहाँ से थ्रो करेंगे। तो गलीलियो की ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये बाल जितनी हाइट से हम इसको गिराएंगे तो ये वापस उतनी ही हाइट तक जा सकती है। ये हम इसका लेवल ले रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये इस बाल का लेवल है। और गलीलियो की ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये गेंद जितनी हाइट से यहाँ से चल के जाएगी दोबारा उतनी ही हाइट गेन कर लेती है। जबकि अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए। देखते हैं एक्टिविटी को, तो ये देखें गेंद को छोड़ा गया तो जितनी हाइट से उसको छोड़ा गया उतनी हाइट पे वापस आ गई। दोबारा देखें, ये इसकी इनिशियल हाइट है जहाँ पर ये रुकी हुई है, और जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये देखें दूसरी जो इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी हाइट पे पहुँच जाती है। A ball released from the rest on one plane rolls down and climbs up the other। के जो बाल हमने रेस्ट मोशन से एक प्लेन के ऊपर रोल की वो दूसरी प्लेन के ऊपर उतनी ही हाइट तक चली जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना हो, द हाइट्स ऑफ द बाल ऑन बोथ द प्लेन आर द सेम। ये आइडियल कंडीशन की बात है जो गलीलियो ने ऑब्जर्व की। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन द हाइट ऑन द सेकंड प्लेन इज ऑलवेज अ लिटिल लेस बट नेवर ग्रेटर। जो अमली सिचुएशन है यानी अमली तौर पे जो हम चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वो यूँ होता है कि ये हाइट जो है थोड़ी सी कम तो हो सकती है लेकिन इससे कभी भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ये जस्ट उस वक्त ही पॉसिबल होता है जब आइडियल सिचुएशन हो, लेकिन ये हाइट कम होने की वजह जो है वो फ्रिक्शन कंसिडर की जाती है। अब आपके सामने एक और एक्टिविटी दिखाई जा रही है। इसके अंदर ये बात बताई जा रही है कि अगर हमारे पास यहाँ पर यानी इस पोजीशन पर एक गेंद जो छोड़ी जाए तो उसी ही पोजीशन तक वापस चली जाती है। यानी अगर इस पोजीशन से गेंद को छोड़ रहे हैं तो देखें दोबारा उतनी ही हाइट जो है गेन कर रही है। केस नंबर 2 में देखें हमने क्या किया कि ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया पहले से। अब सिचुएशन देखें, हाइट दोबारा फिर गेंद का डिस्टेंस ज़्यादा करने पर दोबारा भी वो जितनी हाइट से चल रही है उतनी हाइट को ही गेन कर रही है। और केस नंबर 3 में देखें कि जब हम यहाँ पर गेंद को छोड़ेंगे और आगे हमने कोई रुकावट नहीं लगाई, हाइट मौजूद नहीं है, तो गेंद जो है अपनी हरकत को मुसलसल
जारी रखेगी और ये कभी नहीं रुकेगी। देखें ज़रा गौर करें, तो तीनों केसेस जो हैं आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ए बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन केस नंबर 1 रीच द सेम हाइट ऑन द अदर साइड इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, और केस नंबर 2 में आपने देखा बॉल रीच द सेम हाइट ऑन द अदर साइड इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन बट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, और केस नंबर आप 3 में देख रहे हैं विच इज द लिमिटिंग केस, द बॉल रोल्स डाउन एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू इनफिनिट डिस्टेंस इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमारे जो रिजल्ट्स हैं इन्हीं की बुनियाद के ऊपर ही न्यूटन लॉ जो है वो बेस करते हैं। तो देखते हैं गैलीलियो कैसे नतीजे पे पहुंचा। गैलीलियो अराइव्ड एट अ न्यू इनसाइट दैट द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आर इक्विवेलेंट, यानी रेस्ट की हालत में होना या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होना, ये दोनों एक ही स्टेट की दो मुतरादिफ हालतें हैं। इन दोनों सूरतों में किसी किस्म की कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है। इफ बोथ द केसेस देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दोनों सूरतों में बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट अपॉन नहीं हो रही। देयरफॉर देयर इज नो नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू कीप अ बॉडी इन द यूनिफॉर्म मोशन, और यही वो अरिस्टोटल फालसी थी कि यानी जो उसने बयान दिया था कि किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, और ये हमारी पिछली जो ऑब्जर्वेशन है उनसे ये बात साबित होगी कि मोशन में रखने के लिए फोर्स का होना ज़रूरी नहीं है। यानी रेस्ट और मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन दोनों इक्विवेलेंट स्टेट का नाम दिया गया इनको। वी नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ओनली टू इनकाउंटर द फ्रिक्शनल फोर्स और एनी अदर फोर्स सो दैट द फोर्स सम अप टू ज़ीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स। हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत सिर्फ उस वक्त पेश आती है जब हमने फ्रिक्शनल फोर्सेज के ऊपर काबू पाना है, ताकि दोनों फोर्सेज का जो सम है वो नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए। टू समराइज, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स है ज़ीरो, पास नतीजा ये निकला कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है the body continues to remain at rest and a body in uniform motion continues to move with uniform velocity। बस ये सारे की समरी ये निकली कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए तो जो बॉडी जो है रेस्ट की हालत में है तो अपनी रेस्ट की हालत को मेंटेन रखेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ अपनी इस वेलोसिटी के साथ अपनी इस हरकत को जारी रखेगा। इस प्रॉपर्टी को हम किसने क्या नाम दिया? दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को कि बॉडी जो है अपनी हालत को मेंटेन रखता है, चाहे वो रेस्ट की हालत हो या यूनिफॉर्म मोशन की हालत हो, उसको इनर्शिया का नाम दिया जाता है। और इनर्शिया मीन रेजिस्टेंस टू चेंज, या दूसरे लफ्ज़ों में ये वो मज़ाहमत है, वो रुकावट है जो चेंज की मुखालफत करती है। गैलीलियो's फिर लॉ ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स टू चेंज इट्स स्टेट, के कोई बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म हालत को चेंज नहीं करता जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन ना हो जाए। अब देखते हैं हम न्यूटन द फर्स्ट लॉ क्या था। तो यही एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless and until compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion, कि हर जिस्म जो है वो अपनी हालत को बरकरार रखेगा, कंटिन्यू रखेगा स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को, हत्ता कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन ना हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज ज़ीरो, दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए, its acceleration is zero, या acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the body। यानी एक ही स्टेटमेंट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है अगर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब उसको नेट फोर्स एक्ट अपॉन नहीं हो रही। तो उसके लिए ज़रा गौर करें, ये हमारे सामने एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक मास m है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। इसका जो वेट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट अपॉन हो रहा है, और ज़ाहिर है टेबल ने इसको यहाँ पर रोका हुआ है, तो जितना इस टेबल के ऊपर इस ऑब्जेक्ट ने वेट लगाया है उतना ही जो है ये टेबल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स आर का हम नाम देते हैं। सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक क्योंकि रेस्ट की हालत में, द नॉर्मल रिएक्शन आर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स वेट, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है इस यानी ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल और अपोजिट होना चाहिए।
अब दूसरी सिचुएशन में देखें, यहाँ हम एक एक्टिविटी के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके सामने टेबल और ये इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो ये ऑब्जेक्ट अपनी इस स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखेगा जब तक कि हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। और यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी रेस्ट की हालत है तो रेस्ट की हालत को मेंटेन रखेगा। तो आप देखिए अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा, ये हरकत में आएगा। दोबारा देखें ज़रा, द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट की हालत में रहेगा कब तक, अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। दोबारा देखें कि जब तक ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स एक्ट अपॉन नहीं होती तो ये रेस्ट की हालत में है, और जब इस पर फोर्स लगाई जाती है तो ये हरकत में आता है। दूसरी एग्जांपल देखें, इसमें एक बाल दिखाई जा रही है जो कंटिन्यूस मोशन में है, लेकिन ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी जब तक इसको आगे से रोका नहीं जाता। तो देखें, द बाल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। दोबारा देखें कि गेंद जो है वो अपनी हरकत को बरकरार रखेगी जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना रोक दे। तीसरी सूत्र में देखें, कार है, द कार कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, कार जो है अपनी हरकत को जारी रखेगी अगर जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन नहीं हो जाती, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। दोबारा देखें कि कार जो है अपनी यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स यानी कोई ब्रेक हम नहीं लगाते या उसके ऊपर हम कोई उसी से मतलब डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाते जिधर को जा रही है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया है द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, हर बॉडी की यानी विरासत में इनर्शिया मौजूद होता है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जिसकी वजह से अपनी रेस्ट की हालत या मोशन की हालत में तब्दीली के खिलाफ जो क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्ट करता है, उसकी मज़ाहमत करता है। इनर्शिया कैन बी अंडरस्टूड इन पार्ट वाइज, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में इसको स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि रेस्ट की हालत में, मोशन की हालत में या डायरेक्शन की सूरत में। मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी, अगर हम यानी इनर्शिया की मेजरमेंट की बात करें तो मैस जो है उसकी मेजरमेंट है, यानी यूँ कह लें कि मैस इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मैस जो है इनर्शिया की मैच है, और ज़ाहिर है ये मैस की वजह से मेजर किया जाता है, या यानी इनर्शिया जो है इसको मैस कहते हैं, तो इसका यूनिट किलोग्राम में लिया जाएगा। हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया दैन लाइटर ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ए स्टोन ऑफ साइज ऑफ फुटबॉल हैज़ मोर इनर्शिया दैन फुटबॉल, इन साइज अगर तो दोनों के बराबर हैं फुटबॉल और स्टोन का, लेकिन स्टोन का मैस ज़्यादा है लिहाजा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। दूसरी एग्जांपल देखें, क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया दैन ए रबड़ बॉल ऑफ द सेम साइज, क्रिकेट की बॉल जो है सेम मास वाली जिनका साइज सेम है उसका इनर्शिया रबड़ बॉल से ज़्यादा होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? फिगर में देखें आपके सामने ये एक स्टॉक है जिसके अंदर सिक्के रखे गए हैं, और यहाँ से अगर हम इस सिक्के को यानी इसके अंदर लगाएंगे, इसको स्ट्राइक करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सिक्का जो है इसके अंदर से गुजर के आगे चला जाएगा। देखिए ज़रा गौर करें, तो ये सिक्के ने क्या किया कि ये इसके साथ टकराया और वो रेस्ट की हालत में, अगर दूसरा सिक्का जो है आगे चला गया। दोबारा देखें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के यानी जो ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में रहना चाहता है वो अपनी हालत को बरकरार रख सकता है। तो ये क्या हुआ, दोबारा देखें कि एक जो है हमने सिक्का जो है उसको इंसर्ट किया दूसरे सिक्के के ऊपर, दोबारा देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास सिक्का जो इसके ऊपर जाकर लगेगा तो ये आगे मूव कर जाएगा, और बाकी जो ऊपर आप देख रहे हैं जितने भी सिक्के हैं उन्होंने अपनी हालत को चेंज नहीं किया, वो रेस्ट की हालत में तो रेस्ट में ही रहेंगे। ज़रा गौर से देखें। ऐसे ही ये हमारे पास एक और गिलास है, गिलास के ऊपर हमने ये गिलास हमारे पास है, गिलास के ऊपर हमने एक पेपर रखा हुआ है, और पेपर के ऊपर अगर हम एक सिक्का रख दें और इधर से हम इसको यानी फोर्स लगाएं तो आप देखेंगे कि ये जो कार्ड है ये गिलास के ऊपर से आगे मूव कर जाएगा, लेकिन जो इसके ऊपर सिक्का है इसका मैच चूँकि ज़्यादा है तो ये अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखेगा। देखिए ज़रा गौर करें, तो ये देखें, दोबारा देखें ज़रा कि जैसे ही कार्ड के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो कार्ड जो है वो आगे मूव कर जाता है, लेकिन जो सिक्का है वो गिलास के अंदर गिर गया क्योंकि उसने अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखा है। दोबारा देख लें कि ये कार्ड जो है जब इसको ठोकर लगाई गई तो कार्ड जो है वो आगे चला गया, लेकिन जो सिक्का है वो गिलास के अंदर गिर गया क्योंकि उसने अपनी रेस्ट की हालत को मेंटेन रखा है। सिमिलरली एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की देखें,
एक मिसाल दी जा रही, पैसेंजर इन ए बस जर्क्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स टर्नली, यानी जो मुसाफिर होते हैं बस के अंदर वो बैकवर्ड उनको एक झटका लगता है जब बस जल्दी तेज़ी से चलती है आगे की तरफ। बिकॉज द पैसेंजर टेंड्स टू बी इन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट वेयर एज द बस इज मूव्ड अवे फोर्सफुली, क्योंकि बस आगे को चली गई और जितने भी मुसाफिर हैं उनको पीछे की तरफ झटका लगा, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जाम्पल है। सिमिलरली व्हेन ए बेड शीट इज फ्लिक्ड अवे सडनली, जैसे ही हम किसी यानी बेड शीट को ज़ोर से हम यानी झाड़ते हैं तो डस्ट पार्टिकल फॉल द वे एज दे टेंड टू बी इन इनर्शिया ऑफ स्टेट, क्योंकि वो अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए वो चादर जो है उसके आगे पीछे हरकत कर जाती है और डस्ट पार्टिकल जो है उससे अवे चले जाते हैं। तीसरी एग्जाम्पल है व्हेन ए ब्रांच ऑफ ट्री कैरिंग ए मैंगो इज सडनली फ्लिक्ड मैंगो फॉल्स ऑफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर हम किसी आम जो है उसकी टहनी को ज़ोर से हिलाते हैं, फ्लिक्ड करते हैं, तो मैंगो जो है वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो रेस्ट की हालत को बरकरार रखना चाहता है, लेकिन जो उसकी टहनी है वो ज़ोर से हिल गई। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन की मिसालें क्या हैं? पैसेंजर इन ए बस जर्क फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप सडनली, अगर चीज़ हरकतकारी तो हरकत को मेंटेन रखना चाहती है तो उसकी एग्जाम्पल बस की है कि बस चलती जा रही है लेकिन जब यकदम उसको रोका जाता है तो जितने मुसाफिर हैं वो आगे की तरफ झटका खाते हैं। बिकॉज द पैसेंजर टेंड्स टू बी इन इनर्शिया ऑफ मोशन वेयर द बस स्टॉप फोर्सफुली। एन एथलीट आफ्टर रीचिंग द फिनिशिंग पॉइंट कैन नॉट स्टॉप सडनली, ऐसे ही एक जो दौड़ लगाने वाला आदमी है, जो एथलीट है, वो जब अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है तो यकदम अपने आप को नहीं रोक सकता। और इफ ही स्टॉप सडनली, अगर वो कोशिश करता है, देन ही फॉल्स टॉपलिंग हेड डाउन, तो वो सर के बल नीचे जा गिरेगा। तो ये मिसाल है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और मिसाल देखें, कार टेक सम टाइम एंड मूव थ्रू सम मोर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। इसकी मिसाल जो कार की भी ले सकते हैं कि कार को जब ब्रेक लगाई जाती है तो ब्रेक लगाने के बावजूद वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अपने आप को रोकती है, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है। ऐसे ही ए रोटेटिंग फैन कंटिन्यूज टू डू सो फॉर सम मोर टाइम इवन आफ्टर द करंट इज स्विच्ड ऑफ, अगर पंखा बंद भी कर देते हैं तो कुछ देर तक अपनी हरकत को मेंटेन रखता है। ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम बॉब डज नॉट हाल्ट एट द मीन पोजीशन बट कंटिन्यूज टू मूव फर्दर, ऐसी सिंपल पेंडुलम जो है अगर उसके ऊपर लगाने वाली फोर्स रोक भी दी जाए तो यकदम नहीं रुक जाता बल्कि अपनी मीन पोजीशन के इर्द कई दफ़ा वाइब्रेट करने के बाद रुकता है। वैन ए कार और बस टर्न्स अराउंड ए शार्प कॉर्नर, अगर कार या बस जो है एक बड़े तेज़ कॉर्नर के ऊपर मुड़ती है जो बड़ा शार्प है, वी टेंड टू फॉल साइड वेज बिकॉज ऑफ आवर इनर्शिया टू कंटिन्यू टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में अपनी हरकत को जारी रखना चाहते हैं और बस या गाड़ी ने जो है वो शार्प कॉर्नर के टर्न ले लिया तो हम बाहर की तरफ गिरते हैं, तो ये हमारे यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने के इनर्शिया की एग्जाम्पल है। इट इज़ डेंजरस जंप आउट ऑफ मूविंग बस, इसी तरह किसी बस के ऊपर से छलांग लगाना बड़ा खतरनाक है। बिकॉज द जंपिंग मैन्स बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि जो बॉडी होगा वो मोशन की हालत में होगा। बट द लेग्स आर सडनली स्टॉप, लेकिन हमारी जो पाँव हैं या टांगें एकदम रुक जाएंगी। बाई द ग्राउंड एंड हैंड्स ही टॉपल्स डाउन, और हम आगे की तरफ उल्ट जाएंगे या गिर जाएंगे, मुंह के बल गिर जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर था ये ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है उसका लिंक आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।